new chapter. So very good morning to all once again. चलो let us start with now a new chapter exemption. सर हम लोग आज नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड द टॉपिक इज एग्जाम्पशन. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों को, बेटा ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो एग्जाम्पशन सेक्शन 11. Exemption section 11. If anybody having any doubt, please let me know. ठीक है सर, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. यस सर, पहला बेटा मैं एग्जाम्पशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस थिंग इन योर बुक, देन वी विल स्टार्ट विद एन एक्चुअल एग्जाम्पशंस. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोज हु आर ऑलरेडी डूइंग सीए इंटर कोर्सेज. ठीक है सर, लेट अस स्टार्ट नाउ. सर एग्जेम्पशन सेक्शन 11 हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले हम लोग एग्जेम्पशन लिस्ट के बारे में देखेंगे. एग्जेम्पशन लिस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों को प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन. पहला पॉइंट नंबर 1, सर एग्जेम्पशन के बारे में सीजीएसटी एक्ट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. नॉट गिवन इन सीजीएसटी एक्ट. सर इसके बारे में सीजीएसटी एक्ट में नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ सर यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा. यस, यू आर 100% करेक्ट. जब सीजीएसटी एक्ट में इसको कवर ही नहीं किया है तो यहाँ पे टैक्स लगने की बात आती ही नहीं. ठीक है, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1. सो एग्जेम्पशन के बारे में हमें सीजीएसटी एक्ट में नहीं दिया हुआ है. नंबर 2, अगर मान लो कोई चेंजेस करना है, इफ एनी चेंजेस इज टू बी डन, अगर एग्जेम्पशन लिस्ट में कोई चेंजेस करना है, if any changes is to be done then approval of parliament or president is not required. is not required. ठीक है सर, is not required. बराबर है सर. now next part. now what is my next part? point number 3. सर पहला है कि सीजीएसटी एक्ट में एग्जाम्पशन कवर नहीं किया हुआ है. अगर आपको एग्जाम्पशन लिस्ट में कोई चेंजेस करना है तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल का जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल का जरूरत नहीं. ठीक है सर, ये लिस्ट बनाता कौन है? दिस लिस्ट इज मेड बाय, सर ये लिस्ट बनाया किसने? सर दिस लिस्ट इज मेड बाय that is CBCE, that is CBCE, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एक्साइज. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एक्साइज. ये लिस्ट किसने बनाया हुआ है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एक्साइज ने बनाया, और इसको नोटिफाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करता है. नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट. ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया. नंबर 4, सर एग्जेम्पशन लिस्ट ये कहीं पे मेंशन किया है? यस सर, अगर आप लोग गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे एग्जेम्पशन लिस्ट नोटिफिकेशन नंबर 2 2017, तो आपको पूरे एग्जेम्पशन लिस्ट मिल जाएंगे. सो एग्जेम्पशन लिस्ट इज गिवन अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2 2017. अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 2 2017 कुछ ऐड कर टाइप करके अगर आप एंटर पर प्रेस करोगे तो आपको लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन के मिल जाएंगे. एंड पॉइंट नंबर 5, सर अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, मैं एकदम 100% कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ. सर अप्रोक्सीमेटली 150 गुड्स फॉलो एंड अबाउट एंड अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूंगा 150, नॉट 150, अराउंड, चलो ठीक है 100 सर्विसेज ले लो. 100 सर्विसेज have been exempted ठीक है, from
GST from GST. If anybody has any doubt, any problem, any query, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों को, so you are supposed to clear your queries and don't keep it a query as a query, otherwise it becomes a problem. ठीक है सर। तो सर हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्शन लिस्ट के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर एग्जाम्शन के बारे में सीजीएसटी एक्ट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सिंस इट इज नॉट गिवन इन सीजीएसटी एक्ट, इसका मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर ये लिस्ट में एग्जाम्शन लिस्ट में आई मीन ये नोटिफिकेशन नंबर 2017 में अगर कोई चेंजेस करना होता है तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं। ठीक है, ये लिस्ट बनाता कौन है? सीबीसीई बनाता है और उसको गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 150 गुड्स, बेटा गुड्स ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इट इज ऑन अराउंड 150 गुड्स। और मैं बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 100, मोटा छोटा फिगर बता रहा हूँ बेटा, मैं आई एम नॉट टेलिंग एकदम करेक्ट फिगर, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, 5-10 का डिफरेंस हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली 100 सर्विसेज हैव बीन exempted फ्रॉम जीएसटी। मैंने यहाँ पे exempted लिखना चाहिए था, यहाँ पे expected लिखा हुआ है, exempted फ्रॉम जीएसटी, exempted फ्रॉम जीएसटी, exempted फ्रॉम जीएसटी। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट लेट मी। तो सर ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग जीएसटी से शुरू करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बुक रेफर करते हो तो बुक रेफर जब आप करोगे तो एग्जाम्शन में एंट्रीज दिए हुए, एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे अप्रोक्सीमेटली अराउंड 88 89 तक एंट्रीज दिए हुए हैं सर्विसेज के लिए। चलो बिफोर कमिंग टू दिस मैं एक बार और बता देता हूँ सर, एग्जाम्शन हमें किस किस का है। जहां तक सिलेबस की बात होती है, एग्जाम्शन दो टाइप का होता है। एक होता है एग्जाम्शन ऑफ गुड्स, एक गुड्स का एग्जाम्शन होता है कि अगर ये गुड्स में डील करते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज उस गुड्स के ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट है और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, हमारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के बारे में बात करता है, तो हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ एग्जाम्शन सर्विसेज का पढ़ना है, गुड्स का नहीं पढ़ना है। बट तो भी मैं आपको लास्ट में एग्जाम्शन होने के बाद एक लेक्चर सिर्फ जीएसटी गुड्स का लेकर उसको वाइंड अप कर दूंगा, डोंट वरी। बट हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से गुड्स है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे सिलेबस में आई विल बी से वेदर इट इज सर्विसेज ओनली, तो हमें सर्विसेज करना है, एग्जाम्शन गुड्स का नहीं करना है। ठीक है सर, ओके, बट स्टिल वी विल बी डूइंग एज अ नॉलेज पार्ट, दैट्स इट। सर अभी हम लोग ने स्टार्ट करना है एग्जाम्शन ऑफ सर्विसेज। अभी जब मैं एग्जाम्शन ऑफ सर्विसेज कराऊंगा तो आप देखोगे कि जब सर एग्जाम्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे एंट्री नंबर दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली एंट्रीज होती है, कुछ 84 82 83 तक एंट्रीज है, राइट। ये सारे एंट्री सीक्वेंस में दिए हुए, किसमें दिए? सीक्वेंस में। बट हम लोग क्या करेंगे ना, जब ये एंट्रीज को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये एंट्रीज को हम लोग सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, ये एंट्रीज को हम लोगों ने ऑन द बेसिस कैटेगराइज करके रखा है। क्या करके रखा है? कैटेगराइज करके रखा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन वी विल बी लर्निंग ईच एंड एवरी सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन। जैसे कि अगर आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, छोटे छोटे तो आपको पता चलेगा कैटेगरी कैसी बनती है। मैंने आप लोगों को 1 से लेके जो सर्विसेज एंट्री स्टार्ट होती है वो पेज नहीं शेयर किया हुआ है, थोड़ा बात बता देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे पहली सर्विसेज है, उन्होंने बोला है चैरिटेबल ट्रस्ट का, सेक्शन 12A कवर्स अबाउट चैरिटेबल ट्रस्ट, एंट्री नंबर 1 उसमें आता है। बट मैं थोड़ा ऊपर जब जाता हूँ तो मुझे पता चलता है एक नया सर्विसेज स्टार्ट हुआ है, गोइंग कंसर्न में एंट्री नंबर 2। अब उसके बाद है सर्विसेज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंट्री नंबर 3, उसके बाद 3A है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 72 स्टार्ट हो। उसके बाद वापस सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंट्री नंबर 4 है, 4 के बाद 5 के बाद डायरेक्ट 243 स्टार्ट हो। तो ये सर्विसेज अगर आप देखोगे सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं सर्विसेज बात करूँ, सर्विसेज गिवन बाय गवर्नमेंट, तो उसमें 6 के बाद क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, 7 है।
यस है 7 है, 7 के बाद क्या आना चाहिए, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट 34, 42, 47, 61, 62, बीच के एंट्रीज कहाँ पे गए। तो इन्होंने क्या किया है ना, ये बुक में इतना अच्छा मतलब कैटेगरी किया हुआ है कि एक सिलेक्टेड एरिया में कितने एंट्रीज कवर होते हैं उन्होंने कैटेगरी बना के रखा है, और उस कैटेगरी को बेस लेके हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे सर्विसेज कवर करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक डायरेक्टली। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सर हमारे पास जो एंट्रीज है वो सीरियल ऑर्डर में दिया हुआ है, बट वो एंट्रीज को कैटेगरी किया हुआ है। जैसे कि कोई एग्जेम्पशन हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ से रिलेटेड कितने एंट्रीज आएंगी, कोई जो कोई सर्विसेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो कौन से कैटेगरी में आएगी, कोई सर्विसेज रिलीजियस रिलीजियस पर्पस के लिए है तो वो कौन से कैटेगरी, ऐसे मतलब इसमें कितने कितने एंट्रीज है, वो ऐसे हर एक चीज का कैटेगरी रखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, ये सारे छोटे छोटे कैटेगरीज बना के रखे हुए हैं, ठीक है। सो आज से हम लोग पहली कैटेगरी स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज कम से कम हम लोग 2 टाइप स्टार्ट डिस्कस करेंगे। कितने टाइप, 2 टाइप। और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो बच्चे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी, अभी मैं हम लोग यहाँ पे कोई भी एंट्री सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सारी बातें कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी, और मैं क्या करूंगा ना, जो सिंपल कैटेगरी है उसको पहले डिस्कस करूंगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज इट विल नॉट बी इजी फॉर यू। बट मैं ये तो इतना इंश्योर करता हूँ कि आपको पूरा एग्जाम्पशन पढ़ाने के बाद आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से आएंगे, बिकॉज हम डायरेक्टली अगर प्रॉब्लम पे जंप करेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड बर्ड। सो सर सबसे पहला सर्विसेज आज हम स्टार्ट करेंगे, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड टोटल हमें कितने एंट्रीज पढ़ने, टोटल 5 एंट्रीज पढ़ने। एक एंट्री नंबर 46 है, एक एंट्री नंबर 73 है, एक एंट्री नंबर 74 है, एक 74 है, एक 74A है और 75 है। एक बात और ध्यान देना है, दीज ऑल एंट्रीज आर नॉट गिवन इन सीरियल ऑर्डर्स। ऊपर नीचे जिसने भी एग्जामिशन लिस्ट बनाया, जैसे दिमाग में आया वैसे उसने लिस्ट नंबरिंग डाल दिया। बट ये बुक में उन्होंने क्या किया है, सर्विस वाइज उन्होंने ये दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। अभी ये जो सर्विसेज है वो किसके बारे में बात करता है सर, ये सर्विसेज टॉक्स अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज। अभी सर हेल्थ केयर सर्विस बोले तो सर यहाँ पे वुमेन्स भी आते हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी आते हैं, यहाँ पे बर्ड्स भी आते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को, अगर जिसे को भी डाउट होगा बेटा वो अपना डाउट चैट बॉक्स में पुट अप करेगा। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं समझा, डेफिनेटली आई विल गिव अपॉर्चुनिटी टू टॉक थ्रू ऑडियो, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन लिसन what exactly the students are having any doubt, what exactly the students are having any problem. So let us start with first entry. सर हम लोग अभी हेल्थ केयर सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज क्या बातें करता है, मेरी बात बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत इजी है एग्जामिशन अगर आप ईमानदारी से बैठोगे तो, ठीक है। सबसे पहले है एंट्री नंबर 46। एंट्री नंबर 46 बोलता है कि सर अगर कोई भी सर्विसेज वेटिनरी डॉक्टर्स देता है, वेटिनरी क्लिनिक पता है बेटा क्या होता है, चलो मुझे चैट बॉक्स में बता दो ये क्या है। वैसे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है पशु चिकित्सा बोला हुआ है, एनिमल्स डॉक्टर्स। वेटिनरी का मतलब होता है एनिमल्स डॉक्टर। अगर कोई भी सर्विसेज, अगर आपने देखा होगा आपके घर पे कुत्ता है, बिल्ली है, राइट, आप कभी कभी वो भी बीमार होता है, दे आर ऑल्सो हैविंग लाइफ, तो आप उनको कहाँ पे लेके जाते हो, क्लिनिक लेके जाते हो। कौन से क्लिनिक लेके जाता हो, दैट इज वेटेरिनरी क्लिनिक में लेके जाता हो। तो मुझे बताओ कि डॉक्टर जब आपके एनिमल्स को ट्रीट करता है या चेकअप करता है, मेडिसिन देता है, इंजेक्शन देता है, तो मुझे बताओ क्या वो पैसे लेता है या फ्री में देता है सर्विसेज, बोलो बेटा, क्या वो पैसे लेगा या फ्री में सर्विसेज देगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, वेदर ही इज गोइंग टू टेक द मनी, यस ही इज गोइंग टू टेक द मनी। बेटा जब भी आप किसी जानवरों के डॉक्टर के पास जाते हो,
किसके ट्रीटमेंट के लिए, एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए या बर्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए, और वो डॉक्टर जो आपसे पैसे लेगा उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एंट्री नंबर 46 सेक्शन 11 बता रहा है। तो सेक्शन 11 में हेल्थ केयर सर्विस में पहला सर्विसेज कौन सा है? हेल्थ केयर सर्विसेज में पहला सर्विसेज जो है, अगर कोई भी एनिमल डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो एनिमल्स का और बर्ड्स के लिए, और जो पैसे आप सामने से उसको दोगे उसके ऊपर जीएसटी वो डॉक्टर चार्ज नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1, एंट्री नंबर 1। चलो ठीक है, एंट्री नंबर 46। अब एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर क्या हमें ये एंट्रीज याद करनी पड़ेगी? बेटा देखो, मैं प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ जीएसटी, बट मुझे भी पता नहीं कौन से एंट्री में कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, और ये एंट्री नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई बच्चे फ्रेंड्स है जो सीए करते हैं, बोलते नहीं एंट्री ऐड करना है, याद करना है, उसको छोड़ दो, आपको सिर्फ क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है, एंट्री बिंट्री याद नहीं करना है। इवन सीए में भी उसका इंपॉर्टेंस एंट्री नंबर का इतना नहीं होता है, एज ऑफ जितना मुझे पता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एंट्री नंबर याद नहीं करना, जस्ट जब भी आपको पता चला कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप वेटेरिनरी क्लिनिक से ले रहे हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज में आता है, ठीक है। एंट्री नंबर 73। बेटा आप सब बच्चे मैच्योर्ड हो, और मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मे बी मेरा वर्ड्स थोड़ा मतलब प्रॉपरली नहीं जाए, मैं प्रॉपरली नहीं जाए, अगर नहीं जाता है तो मुझे प्लीज कंसिडर करना। एंट्री नंबर 73 मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। एंट्री नंबर 73 को, एंट्री नंबर 73 को देखो उसने क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक by way of preservation of stem cell or any other services or any other services in relation to such preservation। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, मैं जैसे मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल, नॉट यू पीपल आर वेरी मैच्योर्ड आल्सो टू अंडरस्टैंड। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, लिसन व्हाट आई एम सेइंग, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके वॉम में, कोक में बच्चा होता है। इज इट राइट? यस सर, बच्चा होता है। आपको ये भी पता होगा कि वो बच्चा मदर से कनेक्ट होता है, वो बच्चा मदर से अटैच होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके वॉम में या कोख में जो बच्चा होता है वो बच्चा मदर से अटैच होता है, और वो अटैच किससे होता है? अम्बिकल कॉर्ड से होता है। इज राइट? एम्पिकल कॉर्ड से वो बच्चा मदर से अटैच होता है। इट्स अ नेचर। वो एम्बिकल कॉर्ड से बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, बच्चे को खाना मिलता है, बच्चे को मतलब हर काइंड ऑफ जो उसके लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जो भी सोर्स है वो एम्बिकल कॉर्ड है, ठीक है, एम्बिकल कॉर्ड। नाउ जब बच्चा बॉर्न होता है तो बॉर्न होने के बाद वो बच्चा मदर से इस तरह से कनेक्ट होता है। देखो बेटा, ये इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिकल कॉर्ड, इस तरह से वो मदर से कनेक्ट होता है। अभी मुझे आई होप मैनी स्टूडेंट्स में बी नोइंग अबाउट दिस। इस एम्बिकल कॉर्ड को काटा जाता है, राइट? इस एम्बिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, और आपको ये भी पता होगा कि ये एम्बिकल कॉर्ड को वो बांध कर बच्चे को रोल करके रख देते हैं, राइट? बच्चे को ऐसे पूरा का पूरा नहीं काट देते हैं, उसको रोल करके बच्चे को स्टिक कर देते हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा रहेगा कि वो जो एम्पिकल कॉर्ड है 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वो अपने आप निकल जाता है। डॉक्टर एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कट करता है, और कट करने के बाद उसको बांध के छोटे बेबी को कनेक्ट कर देता है। वो जो एम्बिकल कॉर्ड का जो वेस्ट पार्ट होता है, मैं वर्ड ये गलत यूज कर रहा हूँ, बट नॉर्मली लोगों को यही पता है वो वेस्ट पार्ट है। 15 दिन, 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद वो बाय नेचर वो अपने आप गिर जाता है। मुझे पता हम क्या करते हैं, उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। यस और नो? जस्ट आस्किंग एवरीवन। अगर मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझे मान के चलूंगा कि मेरा मैसेज जो था वो करेक्टली डिलीवर हुआ। इज इट यस और नो? ये आस्किंग एवरीवन। वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस, जल्दी जल्दी फास्ट। यस, चलो ठीक है, मतलब मेरा मैसेज गया, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर व्हाइल एक्सप्लेनिंग।
तो मेरा मैसेज था कि आपको मैं उस मैसेज को थोड़ा एक अलग तरीके से डिलीवर करूँ, ठीक है। यस सर, मतलब आप मैंने करेक्टली इसको बताया। अभी मुझे बता, हम क्या करते हैं, उसको डिलीवर डस्टबिन में डाल देते हैं, बिकॉज ये एक तरह का कचरा माना जाता है, इसलिए डस्टबिन में डाल देते हैं। बट बेटा आई डोंट नो, आपको पता है नहीं पता, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया। मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि जो कॉर्ड होता है, जो बेबी से कनेक्ट होता है आफ्टर बर्थ, जो आपने सर बताया 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, वो अपने आप निकल जाता है। हाँ, निकल जाने के बाद वो नाभि के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेली बटन। वो निकलने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट जो हमारे बॉडी से अटैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेली बटन, ठीक है। नाभि उसको बोला जाता है हिंदी में। ज्याला मराठीत आपण बेबी असं सुद्धा म्हणतो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो वेस्ट पार्ट है, हम क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में डालते हैं। आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, जहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे प्रेगनेंसीज होती है, डिलीवरीज होती है, वहां पे ऑलरेडी ये कॉर्ड ब्लड बैंक का ऑफिस होता है, हर एक बैंक में, सॉरी हर एक हॉस्पिटल्स का होता है। जब भी कोई पेशेंट डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं, तो उनके फैमिली मेंबर से ये बैंक अप्रोच करती है, और अप्रोच करके उनको ये सारी बातें बताती है। आई होप कुछ बच्चे को पता भी रहेगा इसके बारे में, आई डोंट नो मतलब हाउ मेनी पीपल आर अवेयर। चलो एनीवे, मुझे बताओ कि कितने बच्चे ये अवेयर है इस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड, अगर है तो प्लीज मेंशन मी। यस, चलो ठीक है, मतलब बच्चे अवेयर है, मुझे लगा नहीं बच्चों को नहीं पता रहेगा। तो ये पेरेंट्स से अप्रोच करते हैं, और पेरेंट्स को बोलते हैं कि जो कॉर्ड होता है वो हम उस टीम को संभाल के रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे। अभी आप बोलोगे सर वो तो एक तरह का वेस्ट है, आई डोंट अंडरस्टैंड, उसको प्रिजर्व करने का क्या सेंस बनता है। नहीं बेटा, सेंस बनता है। मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, उन्होंने जब भी आप जो हॉस्पिटल्स चला, मतलब जो ब्लड बैंक चलाते हैं, वो पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, फादर को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसकी स्किन और उसके अंदर का ब्लड भी, यस 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 यस, ब्लड भी पेरेंट्स को एक्सप्लेन करता है ये कॉर्ड होता क्या है। बेसिकली जब बच्चे की ग्रोथ होती है, हाँ, उसको हम लोग स्टीम सेल थेरेपी बोलते हैं, एग्जैक्टली। मैं सिंस आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट अभी टैक्स पढ़ाना है, गूगल से मैंने देख लिया उसको किस तरह से। बट यू नो गूगल नॉट नेसेसरी कि अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज का नॉलेज नहीं, तो गूगल से हर चीज से आपको करेक्ट नॉलेज मिलता है, ऐसा नहीं है, अनलेस यू आर नॉट अवेयर। और ऐसा किधर बोला भी गया है कि, चलो वी डोंट वांट टू गो आउट ऑफ द टॉपिक। तो सर, अगर मान लो वो बच्चे को उसकी ग्रोथ के वक्त अगर ऐसी कोई बीमारी होती है जो ब्लड से रिलेटेड होती है, सेल से रिलेटेड होती है, तो वो स्टीम सेल को हम लोग यूज करके वो बीमारी को दूर कर सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं। और वो जो बीमारी होती है वो इतनी मतलब इट्स 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 नॉट क्यूरेबल, इट्स नॉट क्यूरेबल, जहां तक ऐसा मैंने गूगल में देखा हुआ है। और ये स्टीम सेल के थ्रू वो उस बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, और उसको प्रॉपरली क्योर और हेल्थी भी बना सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं और उसको हेल्दी बना सकते हैं। और आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अवेयर है, एंड पीपल आर गोइंग एंड ऑप्टिंग दिस सर्विसेज। अभी मुझे बताओ, ये जो बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में करेगा या पैसे लेगा? बताओ मुझे, बेटा, फ्री में करेगा या पैसे लेगा? जल्दी बताओ। पैसे लेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या जीएसटी ये अच्छे कामों के लिए चार्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो बेटा, देखो पार्टिसिपेशन इज मस्ट, अनलेस पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना, मजा नहीं आएगा। मुझे भी पढ़ाने के लिए मजा नहीं आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर को मैं बहुत इंटरेस्टिंग कर दूंगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर यहाँ पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, अच्छे काम कर रहे हैं साइंस वाले, और आप जीएसटी लगाओगे तो फिर लोग सरकार नहीं गिराते? पता नहीं। चलो ठीक है, वैसे महाराष्ट्र में हमेशा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जो एमबीए गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में एवरी पार्टीज आर, पता नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज पकते ही रहता है करके। ठीक है, चलो ना आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से। तो व्हाट एंट्री नंबर 73 सेज कि अगर कोई भी कॉर्ड लंग सर्विस देता है बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीम सेल, और अगर से रिलेटेड कोई पैसा लिया जाता है, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंट्री नंबर 74, एंट्री नंबर 74 क्या बोलता है? एंट्री नंबर 74 बोलता है, अभी ये ह्यूमंस के लिए, अभी ये फर्स्ट एनिमल्स के लिए था, सेकंड ह्यूमंस के लिए था, थर्ड भी ह्यूमंस के लिए। बेटा जब मैं बीमार पड़ता हूँ, वेन एवर नॉट कीपिंग वेल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं क्लिनिक में जाता हूँ,
मैं मेरे को डॉक्टर कभी बोलता है सर आई काम करो, आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो। बेटा मैं कहाँ पे जाता हूँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए? लैब में जाता हूँ, बराबर है, डायग्नोसिस लैब में जाता हूँ। वो मेरा खून लेता है और उसको टेस्ट करता है, रिजल्ट लेता है। इज इट राइट? यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिश। मुझे बताओ, डॉक्टर मुझसे फीस लेगा या फ्री में सर्विस देगा? सर फ्री में कोई सर्विस देता नहीं, फ्री में सर्विस दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे बेस्ट हॉस्पिटल। बट पता नहीं आजकल के जनरेशन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलेंगे तो लोगों को पता नहीं, एक अलग ही लोगों का वे ऑफ लुकिंग है। बट आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भले वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, बट वहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन बहुत अच्छे होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हार्डली 5 रुपीज का आपको रिसिप्ट निकालना है और ट्रीटमेंट लेना है। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो सर डॉक्टर मुझसे पैसे लेगा? यस सर, डॉक्टर पैसे लेगा। अभी वो पैसे पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। मैं हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्लिनिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, क्लिनिकल एस्टेब्लिश का मतलब होता है हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब डायग्नोसिस, जहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है, ये उस कैटेगरी में आ जाते हैं। मुझे बताओ सर ये ट्रीटमेंट देता कौन है? ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर। बेटा हमारे इंडिया में देर आर टू टाइप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक ऑथराइज होते हैं, एक अनऑथराइज होते हैं ना। हु आर कॉल्ड एज एन अनऑथराइज वो भी हम लोग आगे वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आगे वाले सेक्शंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, लैब से लेते हो, नो जीएसटी। अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप मेडिकल डॉक्टर से लेते हो, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर लेते हो, अगर वो आपसे पैसा लेता है, नो जीएसटी। बेटा पैरामेडिक का मतलब क्या होता है? बेटा पैरामेडिक मतलब आपको ट्रीटमेंट स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है। फिर रोड एक्सीडेंट होने के बाद उस पर्टिकुलर पर्सन जो इफेक्ट हुआ है रोड एक्सीडेंट में, जब उसको उठा के हम एम्बुलेंस में लेके आते हैं, तो एम्बुलेंस में एक नर्स होती है। नर्स उसको हॉस्पिटल में आते वक्त, ड्यूरिंग, जब तक वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता है, वो सर्विसेज देती है या नहीं देती? उसको हम लोग बोलते हैं पैरामेडिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेडिक? पैरामेडिक का मतलब होता है ट्रेन्ड हेल्थ केयर। बेटा दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट ऑथराइज्ड डॉक्टर्स, दे आर द ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। ये डॉक्टर्स नहीं होते। जैसे कि नर्सिंग स्टाफ होती है, दैट इज साइकोथेरेपिस्ट होती है, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, लैब असिस्टेंट्स होते हैं। अगर ऐसे कोई सर्विसेज, अगर हाँ उसमें ये भी लिखा हुआ है देखो, पैरामेडिक डिड नॉट बी अ मेडिकल प्रोफेशनल, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, बट possessing प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बट दे प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये इसमें कवर हो जाता है। तो अगर आपको कोई ट्रीटमेंट पैरामेडिक से मिलता है, जैसे कि आपने देखा रहेगा बहुत सारे पेशेंट्स क्या होते हैं, घर में ही ट्रीटमेंट लेते हैं 2-2 3-3 साल, जिनकी एज 85-90 तक रहती है। बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे आपको मिलेंगे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी उसी केस में होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो आपने देखा रहेगा एक सेपरेट नर्स रखते हैं हम लोग, सेपरेट वार्ड बॉय रखते हैं। एक अलग से डॉक्टर आता है एवरी डे, इवनिंग में मॉर्निंग में चेक करके चला जाता है। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर नर्स की बात कर रहा हूँ, वार्ड बॉय की बात कर रहा हूँ, जो ये पर्टिकुलर पेशेंट्स को ट्रीट करता है, मतलब उनका ध्यान देता है, संभालता है। वो पैरामेडिक ट्रीटमेंट में आते हैं। मुझे बताओ बेटा ये पैसे लेंगे या फ्री में काम करेंगे? सर बट ऑब्वियस कोई फ्री में काम नहीं करता है, इवन हम भी काम फ्री में नहीं करते हैं। पैसा लेते हैं पेरेंट्स से कोई भी काम करने का। बेटा होता है नहीं होता है ऐसा? चलो मुझे बताओ, काम करने का पैसा अपने पेरेंट्स से कितने बच्चे लोग लेते हैं? नाम के साथ लिखो यहाँ पे, नाम के साथ लिखो। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है? बताओ ऐसा नाम के साथ। मैं डोंट वरी, मैं किसी बच्चे का नाम ऐसा अनाउंस नहीं करूंगा, डोंट वरी। चलो वेरी गुड। चलो बच्चे अच्छे हैं, मतलब बताते हैं कि हाँ सर हम काम करने का पैसा लेते करके, दैट इज पैसा इन द सेंस, मैं नहीं बोल रहा हूँ इतना बड़ा अमाउंट, छोटा नॉमिनल अमाउंट भी नॉर्मली चार्ज। पेरेंट्स को बोलते नहीं मैं लूंगा, बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर मेरा होता है। फिर ओवरऑल हर चीज में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर चीज पे फॉलो करता है। यस सर, ये समझ में आ गया सर। इसका मतलब अगर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम हॉस्पिटल से, क्लिनिक से या ब्लड टेस्ट सेंटर से करवाते हैं, नो जीएसटी। अगर कोई भी ट्रीटमेंट हम डॉक्टर से लेते हैं, वो पैसा लेता है, नो जीएसटी। कोई भी ट्रीटमेंट अगर पैरामेडिक इन नेचर होता है, नो जीएसटी, ठीक है सर। अभी सर ये एम्बुलेंस सर्विसेज क्या होता है? एम्बुलेंस सर्विसेज मतलब अब ये हॉस्पिटल्स का भी एम्बुलेंस सर्विस होता है और प्राइवेट भी होता है। क्या होता है? प्राइवेट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, हॉस्पिटल में फोन करते हैं कि पेशेंट मतलब पेशेंट थोड़ा इमरजेंसी में है, तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं आप उसको हॉस्पिटल में लेके आओ। तो हम बोलते हैं नहीं, ही इज नॉट इन पोजीशन और शी इज नॉट इन पोजीशन इवन
टू वॉक एंड मतलब पर्सनल व्हीकल से डिफिकल्ट है, तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, अपना खुद का एम्बुलेंस भेजते हैं और हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस में लेके आते हैं। मुझे बताओ क्या ये लोग पैसे लेंगे या नहीं लेंगे? चलो जल्दी, यस और नो। हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल के पैसे, सॉरी एम्बुलेंस के पैसे लेंगे या नहीं लेंगे? सर हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस का पैसा लेंगे। तो आपके हिसाब से इस पे जीएसटी चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। बीमार आदमी है, पहले ही पता नहीं उसकी पोजीशन, आने वाला अभी जाने वाला है या रुकने वाला है, गॉड ओनली नोज इट, तो जीएसटी चार्ज नहीं होता है। वैसे ही हॉस्पिटल के बाहर भी प्राइवेट एम्बुलेंस भी होता है, होप आपने देखा रहेगा। हॉस्पिटल वाले ऑलवेज चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू एम्बुलेंस, और लोग पे भी करते हैं। अभी क्या करेंगे, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइफ इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन मनी। मनी इतना मैटर नहीं करता है, ये एक सर्टेन एज के बाद आपको भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। जिनको ऐसा लगता नहीं पैसा है तो सब कुछ है, नहीं नहीं, मुझे नहीं ऐसा, पहले मुझे भी ऐसा बहुत लगता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी खुद को रियलाइज होता है कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हेल्दी लाइफ। ठीक है सर, अगर सर प्राइवेट एम्बुलेंस लोगे, प्राइवेट एम्बुलेंस मतलब जिसका हॉस्पिटल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अब वो एम्बुलेंस करोगे तो पैसा लेगा नहीं लेगा? लेगा। मुझे बताओ जीएसटी चार्ज होगा क्या? होगा। अभी बेटा आपने ये भी देखा रहेगा, आपके आसपास में लोकेलिटी में जो नगर सेवक होते हैं, नगर सेवक किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको पता है बेटा वो भी अपने एरिया में फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन सा सर्विसेज? फ्री एम्बुलेंस। मुझे बताओ बेटा वो घर से हॉस्पिटल लेके जाने के लिए सर्विस देते हैं, क्या ये लोग पैसा चार्ज करते हैं? नहीं सर, पैसा नहीं चार्ज करते, ये फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, और फ्री सर्विसेज पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये हमेशा ध्यान देना, जहाँ पे भी चार्जेस फ्री होते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता, वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। नाउ उसके बाद है एंट्री नंबर 75। सर एंट्री नंबर 74 ए आप भूल गए बेटा, मुझे पता है और मैंने स्किप किया, मैं लास्ट में उसको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। एंट्री नंबर 75, एंट्री नंबर, आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। यस सर, मैं ऑडिबल हूँ, लेट मी नो, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफिकल्टी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आई एम ऑडिबल नाउ? यस आई एम ऑडिबल। यस सर, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना है। सर एंट्री नंबर 75 क्या बोलता है? सर एंट्री नंबर 75 बोलता है, आपने देखा रहेगा बेटा, हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है तो हम लोग कभी कभी लाइक इंजेक्शन जो यूज करते हैं, उस इंजेक्शन जो वेस्ट इंजेक्शन होता है वो डस्टबिन में डालते हैं। हम लोग कॉटन यूज करते हैं, उसके बाद ग्लव्स यूज करते हैं, वो डस्टबिन में डालते हैं। मुझे बताओ बेटा ये सारे वेस्ट हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, कहाँ पे स्टोर करके, कहाँ पे ये वेस्ट को कहाँ पे डिस्पोज करते हैं? कचरे के डब्बे में। आंसर इज, उसको कचरे के डब्बे में नहीं डाला जाता, इसको एक प्रॉपर प्लेस पे डिस्पोज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्यों डिस्पोज किया जाता है? बिकॉज इट इज बायोमेडिकल वेस्ट। अगर आप ये कॉमन डस्टबिन में स्टोर, जहाँ पे लोग अपने घर का कचरा डालते हैं, अगर वहां पे डाल दोगे, इट इज नॉट गुड फॉर पब्लिक ऑल्सो एंड इट इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक एजेंसीज होती है जिनका काम क्या होता है, ये एजेंसी लोग क्या करते हैं ना, हर एक हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हर एक क्लिनिक्स में जाते हैं, और ये जो वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, वो मेडिकल हॉस्पिटल से कलेक्ट करते हैं, क्लिनिक से कलेक्ट करते हैं, और एक प्रॉपर जगह पर उसको डिस्पोज करते हैं। मुझे बताओ क्या ये काम फ्री में करेंगे या पैसा लेंगे? सब बट ऑब्वियस पैसा लेंगे। पैसा लेंगे तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? से जीएसटी लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज हम पढ़ क्या रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं एग्जेम्पशन, हम एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं। तो बेटा कोई भी एजेंसी जो एज एन ऑपरेटर करके काम करता है, और ये हर एक हॉस्पिटल में जाके, क्लिनिक्स में जाके, जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज दी जाती है, लेबोरेटरी में जाके, जहाँ पे टेस्टिस किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट के, डायग्नोसिस सेंटर में जाता है, सारे वेस्टेज को कलेक्ट करता है और एक प्रॉपर जगह पे इसको डिस्पोज करता है। ये सारे कामों के लिए वो पैसा लेगा नहीं लेगा? सर पैसा लेगा। अगर वो पैसा ले रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये नया एडिशन है जो हमारे सेक्शन 11 दैट इज एंट्री नंबर में किया हुआ है। 74 ए का मतलब क्या होता है? ए मतलब इट इज एडिशन।
अब ये एडिशन क्या किया हुआ है सर, एडिशन किया हुआ है यहाँ पे बोला है कोई भी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज अगर कौन प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स रिकॉग्नाइज अंडर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और मतलब मैं रीड कर लेता हूँ बेटा, बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन। बेटा रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ तक मैं रिहैबिलिटेशन के बारे में बोलूंगा, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एडिक्टेड होते हैं किसी चीज को लेकर, या बहुत बीमार होते हैं, या दिमाग से कम होते हैं, मतलब पागल, हम नॉर्मली वी कॉल्ड इट एज अ पागल, बट उनको हम लोग लुनेटिक करके ही बोल सकते हैं। मतलब दे आर नॉट लाइक अ नॉर्मल पीपल, दे आर नॉट लाइक अ नॉर्मल पीपल, दे आर एबनॉर्मल पीपल। ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं थ्रू थेरेपी एंड काउंसलिंग, टू थेरेपी एंड काउंसलिंग। ठीक है, अगर ऐसे लोगों को बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन थेरेपी एंड काउंसलिंग एंड सच अदर एक्टिविटी एज कवर्ड बाय द सेड एक्ट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, भले वो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे केएम हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है और वो हॉस्पिटल भी है। वहाँ पे जो बच्चे मेडिकल की स्टडीज करते हैं उन्हें लाइव प्रैक्टिकली पेशेंट्स को ट्रीट करने भी आते हैं, आपने देखा भी रहेगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो हॉस्पिटल कम कॉलेजेस होता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और एनी एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। जब भी बात आती है सेक्शन 12AA, तो सेक्शन 12AA टॉक्स अबाउट चैरिटेबल ट्रस्ट। तो कोई भी अगर मान लो मेडिकल हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर चलता है, तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जो रिहैबिलिटेशन और थेरेपी और काउंसलिंग दी जाती है, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज होता है, पर नॉमिनल अमाउंट जो चार्ज किया जाता है उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। सो टोटल हमारा आज का जो एग्जाम्शन है, जो मुझे आप लोगों को एग्जाम्शन में बताना था, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, एंट्री नंबर 46 बोलता है अगर आप जानवरों के डॉक्टर के पास जाते हो, ट्रीटमेंट अपने जानवरों के लिए ट्रीटमेंट लेते हो डॉक्टर से, डॉक्टर आपसे पैसे चार्ज करता है, उस पैसों पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कोई भी कॉर्ड ब्लड बैंक से कोई सर्विसेज लेते हो फॉर प्रिजर्विंग स्टीम्स, और स्टीम प्रिजर्वेशन का हॉस्पिटल जो चार्ज लेता है, ब्लड बैंक जो चार्ज लेता है, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, लैब में जाते हैं, उसके ऊपर अगर हम डॉक्टर्स को जाके अप्रोच करते हैं फॉर नॉट बीइंग वेल, तो और या पैरामेडिक सर्विसेज लेते हैं और उसके लिए जो पैसा देते हैं उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और कोई भी एम्बुलेंस सर्विसेज भले वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता हो या प्राइवेट हो, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और कोई ऐसा पर्सन जो एडिक्टेड होता है, इल होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के थ्रू, मतलब थेरेपी और काउंसलिंग के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और ऐसे केस में कुछ पैसे जो चार्ज किए जाते हैं फॉर ट्रीटिंग, गिविंग थेरेपी एंड काउंसलिंग, तो वी आर नॉट गिविंग ट्रेनिंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स विच इज हाईली इल और एडिक्टेड होता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, वो सर्विसेज के लिए देने के लिए जो पैसे चार्ज किए जाते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट अगर कोई एजेंसी किसी हॉस्पिटल से, क्लिनिक से कलेक्ट करती है, लैब टेस्ट सेंटर से, टेस्टिंग सेंटर से कलेक्ट करती है, उसको प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करती है, उससे रिलेटेड कोई पैसा लेगा, नो जीएसटी चार्ज होगा। और लास्ट वन इज टैक्सेबल सर्विसेज। बेटा इसमें क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है टैक्सेबल सर्विसेज। टैक्सेबल सर्विसेज का मतलब है सर जीएसटी लगेगा। उसने क्लियरली 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 बोला है। रिसेंट एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। टेक्निकल टेस्टिंग्स और एनालिसिस ऑफ न्यूली डेवलप्ड ड्रग्स, न्यूली डेवलप्ड ड्रग्स। अभी न्यूली डेवलप्ड ड्रग्स में क्या आया है, कोवैक्सीन है, अपने अभी जो वैक्सीनेशन हम ले रहे हैं फॉर कोविड के लिए, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। बट सर हमने तो फ्री में ट्रीटमेंट लिया, फ्री में वैक्सीन लिया हुआ है। बेटा आपने फ्री में लिया हुआ है, इसके लिए जीएसटी नहीं लगा हुआ है। बट अगर आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन लेते हो, तो अब जब उसका बिल लेते हो, तो बिल पे आपको 5% का जीएसटी डेफिनेटली मिलेगा, 101% मिलेगा। सो उसने बोला है कोई भी टेक्निकल टेस्टिंग्स होती, मुझे बताओ वैक्सीन जब वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो रहा था, तो वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो रहा था तो टेस्टिंग हुआ था या नहीं हुआ था, हुआ था। उसका एनालिसिस हुआ था या नहीं हुआ था, हुआ था। क्योंकि ये एक तरह का न्यूली डेवलप्ड ड्रग था। यस। तो मतलब लॉन्च होने से पहले जो भी खर्चा होता है, या लॉन्च होने के बाद जब वो वैक्सीन में कन्वर्ट होता है, या हर्बल रेमेडीज और फॉर ह्यूमंस के लिए कन्वर्ट होता है, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सिर्फ दिमाग में ये रखो कि कोई भी न्यूली डेवलप्ड ड्रग्स है
जो मार्केट में आता है उसको रिसर्च करते वक्त जो खर्चा होता है, टेक्निकल एनालिसिस मतलब एनालिसिस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होता है, और या वैक्सीन में वो का जो कन्वर्ट होता है, रेमेडीज में जब वो कन्वर्ट होता है और मार्केट में जब उसको सेल किया जाता है तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। नाउ बेटा मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करूंगा सर। ऑथराइज और अनऑथराइज का मतलब क्या होता है बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सर रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? एलोपैथी बेटा मैंने तो जहाँ तक है एलोपैथी और होम्योपैथी बस यही सुना हुआ है और कुछ नहीं। एलोपैथी और होम्योपैथी, दीज आर द टू कॉमन वर्ड्स नॉर्मली यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। नाउ द कंसर्न इज नेत्रोपैथी क्या होता है, एलोपैथी होम्योपैथी। मुझे अगर इसका डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से जानना है तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपके फैमिली में कोई क्लोज रिलेटिव है तो दे कैन एक्सप्लेन यू व्हाट इज नेत्रोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, सिद्धा, उन्ननी, दे कैन explain you far better as compared to me because I'm a commerce person, so having very less knowledge about नेत्रोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड उन्ननी। नेत्रोपैथी के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि आपने कभी कभी सुना होगा कि हमारे आसपास में, सोसाइटी के आसपास में बड़े बड़े पार्क होते हैं। उस पार्क में लोग मॉर्निंग में, आपने देखा होगा, घूमने आते हैं और घूमने आते वक्त वहां पे उस पार्क में कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है जो नेचर से रिलेटेड होती है, छोटी छोटी मेडिसिन होती है। तो वो ट्रीटमेंट को हम लोग नेत्रोपैथी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रोपैथी। दीज ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन मेडिकल सिस्टम्स इन इंडिया, ठीक है। उसमें और एक है रेकी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेकी? अगर सर, जहाँ तक मैं रेकी के बारे में, मैंने ये लाइन 2 बार पढ़ने के बाद मुझे एक पता चला दैट ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक एक्यूपेंचर करके, आपने देखा रहेगा ना, लाइक पाम को प्रेस करना, फिंगर को प्रेस करना, यू माइट हैव हर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग, नाखूनों को खींचना, समथिंग लाइक दैट। दीज ऑल आर कॉल्ड एज रेकी। और रेकी हमारे मेडिकल साइंस उसको अप्रूव नहीं करती है। वो बोलती है कि दैट रेकी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये कोई मेडिकल साइंस नहीं है। सो उसने बोला है रेकी इज नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब अगर आप रेकी ट्रीटमेंट लोगे, पैसा दोगे, तो क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस, जीएसटी लगेगा। Reiki means healing techniques based on principle that a therapist can transfer energy into patient by means of touch or to activate the natural healing process to the patient's body. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आएगा सामने से, पाम प्रेस करेगा, पता नहीं कोई फिंगर प्रेस करेगा, या सम काइंड ऑफ लाइक जिसको हम लोग पल्सिस बोलते हैं उसको टच करेगा, एंड दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट्स आर डन, स्पेशली ट्रीटमेंट्स आर डन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा, प्लीज ध्यान देना, आयुर्वेदा का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो रेकी क्या है? रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम ने अप्रूव, मेडिकल एसोसिएशन ने उसको अप्रूव नहीं किया हुआ है, तो रेकी सर्विसेज पे हमेशा जीएसटी लगेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ इसके ऊपर, मुझको ऐसा लगता है कि डिटेल में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप उसको, इसके अपार्ट है, इसके बाहर है, इसके बाहर का डिस्कशन मैं बता रहा हूँ। आपने देखा रहेगा बेटा हमारे जो इंडियन सोसाइटी में आपने ये कॉमन देखा होगा कि किसी बच्ची, जो बच्चे हो, गर्ल्स होती है, उनके फेस पे तेजाब डाला जाता है करके, और उनका फेस खराब हो जाता है। तो मुझे बताओ बेटा, जब ये बच्चे लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू वो प्लास्टिक सर्जरी पे जीएसटी चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलिए बेटा, प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं फेस का, आपके हिसाब से जीएसटी चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यार वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज, ऐसा नहीं चलेगा। जीएसटी चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज, आई एम गेटिंग वेरी रेयर रिस्पॉन्सेज विच इज वेरी रॉन्ग। नहीं होना चाहिए, ठीक है, बराबर है। आपने ये भी देखा रहेगा बहुत सारे लोग, क्या होता है ना, एक्सीडेंट होने की वजह से उनका फेस डैमेज हो जाता है, नॉर्मली होता है। अभी फेस डैमेज हो गया, फेस खराब हो गया, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बट अगर मैं वही बात करूं, अभी मैं थोड़ा अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग तरीके मेरा, हाँ मैं अब ये भी बता देता हूँ। आपने ऐसा देखा होगा बेटा, जब छोटा बच्चा जब पहली बार बॉर्न होता है तो उसके होठ कटे होते हैं, देखा आप लोगों ने ऐसा, उसका होठ कटा हुआ रहता है, हैव यू सीन?
होठ कटे हुए रहता है, ऐसे बच्चे देखे आपने? नहीं देखा, पर सुना है कैसे बाय बर्थ उनका होठ कटा हुआ रहता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, पता नहीं, बट आपने देखा रहेगा, नहीं सुना हुआ, ठीक है। जब भी बच्चे पहली बार, मतलब जब भी बच्चे का बर्थ होता है, तो नॉर्मली क्या होता है ना, कभी कभी इसका होठ कटा होता है या कान कटा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जब उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, तो ट्रीटमेंट करते वक्त जो पैसा लिया जाता है उस पर जीएसटी नहीं होता। आपने ये तो सुना होगा कि कभी मैंने ऐसा देखा है, मेरे क्लोज रिलेटिव में है, जब इसका बर्थ हुआ था, तो मुझसे अराउंड 3 साल छोटा है। जब उसका बर्थ हुआ था, तो उसके कान की जगह पर, कान के जगह पर एक मांस का टुकड़ा था, मांस 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 बोलते हैं उसको, मांस का टुकड़ा था। तो डॉक्टर ने क्या किया, वो कान की शेप में नहीं था। मैं थ्री इडियट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्री इडियट्स में आमिर खान को कान अच्छे से होते हैं, वो आर्टिफिशियली आगे करता है, वो बात अलग है। मांस का टुकड़ा था, मांस का टुकड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मली हमारे कान इस तरह से होते हैं, वो कान का टुकड़ा ऐसा था, टुकड़ा। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको ऑपरेट किया, और यहाँ पे एक नेचुरल कान करके, ऐसा एक ऑपरेट करके उसको एक आर्टिफिशियल कान लगा, आर्टिफ ऑपरेट किया उसको ना, तो दिखता है करके वो कान एक बाय नेचर जैसा ग्रो होता है वैसा नहीं हुआ करके। बट ही लिसन वेरी केयरफुली, मतलब वो लिसन भी अच्छे से सुन सकता है, लाइक वी अस, जैसे हम लोग को नॉर्मली सुनाई देता है वैसे वो भी सुन सकता है। अभी मुझे बताओ, कान के मांस के टुकड़े को निकाल के आर्टिफिशियल कान लगाने के लिए जब पैसे लिया जाता है, तो आपके हिसाब से जीएसटी चार्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ, वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम नाउ। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, आप लोग ने अ, अनुष्का शर्मा के बारे में सुना रे? मैंने कल देखा, अनुष्का, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की वाइफ, उन्होंने अपने लिप्स की सर्जरी करवाई। दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम गूगल, आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज मेरा नॉलेज बहुत कम है। आई हार्डली रेयरली सी मूवीज एंड, तो उन्होंने अपनी लिप्स की सर, देखो कितने सारे रिप्लाई, कितने सारे रिप्लाई, मतलब दिस शोज दैट दे आर द फॉलोवर ऑफ अनुष्का शर्मा। बेटा मैं अगर कुछ गलत बोल देता हूँ तो प्लीज मुझे क्षमा करना। उन्होंने अपनी लिप्स की सर्जरी कराई। मुझे बताओ, क्या आपके हिसाब से उस पर जीएसटी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? जल्दी 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 जल्दी, जीएसटी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? यस, देखो सारे बच्चों ने बोला सर लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? वो अफोर्ड कर रही इसलिए लगना चाहिए? नहीं सर, उसने जो ट्रीटमेंट लिया अच्छा दिखने के लिए लिया, बेटा वो तो पहले तो अच्छा दिखती थी, वो बात अलग है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा यूट्यूब पे भी बोलता है कि सर वो पहले अच्छा दिखती थी, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो कुछ एक वर्ड यूज हो रहा था, आई डोंट नो एनीवन, क्या बकतक करके समथिंग लाइक, यूट्यूब पे नॉर्मली बोला जाता है। नाउ शी इज नॉट लुकिंग टू गुड व्हाट शी वाज अर्लियर। मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, पर एक बात बता रहा हूँ। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा ने भी, आई गेस उन्होंने अपने नोज का ट्रीटमेंट किया। आप मुझे बताओ, क्या जीएसटी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? अरे जीएसटी लगना लगना चाहिए, मतलब एक बात तो कंफर्म है सर, प्लास्टिक सर्जरी करा रहे, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, नो जीएसटी। अच्छा दिखने के लिए, नो जीएसटी। एज यू ऑल नो, परेश रावल बेचारे, अमिताभ बच्चन, पता है बेटा, आई होप देयर आर मेनी पीपल हु आर द फॉलोअर ऑफ अमिताभ बच्चन, अगर मैं आपको हर्ट करूंगा तो प्लीज फॉरगिव मी। आपको पता है बेटा, अमिताभ बच्चन के पास अमिताभ बच्चन को जो नॉर्मली कौन बनेगा करोड़पति में, आपने उनकी हेयर स्टाइल देखी रहेगी, वो सारे नकली बाल है, वो एक्चुअल बाल नहीं है। उन्होंने क्या किया है, हेयर ट्रांसपेरेंट करवाया है, पता नहीं नकली बाल लगाते हैं, गॉड ओनली नोज इट, बट नकली है कंफर्म। सर आपको कैसे पता चला? क्या आपके क्लोज रिलेटिव है? क्या नहीं, नहीं मेरे क्लोज रिलेटिव नहीं हो। आप देखो, जब भी न्यूज में आता है दैट अमिताभ बच्चन का तबियत ठीक नहीं है एंड ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो आप देखो जब भी वो हॉस्पिटल में जाते हुए दिखाते हैं मीडिया लोग, तो उन्होंने मंकी कैप पहना होता है, मंकी कैप। मैक्सिमम 99% टाइम ऐसा ही होता है कि वो मंकी कैप पहन के निकल के बाहर आता है। बट ऑब्वियस है बेटा, उनका फेस बहुत मैटर करता है पैसों के लिए बेटा, उनका प्रोफेशन है वो, बिकॉज जब तक वो अपने आप को ठीक से कैरी नहीं करेंगे, उनका प्रोफेशन नहीं चलेगा, ये भी फैक्ट है। अभी जैसे मैं टीचर हूँ, जब तक मेरी अच्छी आवाज है तब तक प्रोफेशन चलेगा, नहीं अच्छी आवाज है, चीजें ऐसा लगा नहीं अच्छे से नहीं जा रहा है, वर्ड्स अच्छे से नहीं जा रहे हैं, तो नहीं चलेगा।
अमिताभ बच्चन है, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मुझे बताओ क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। हिमेश रेशमिया, वो भी पहला कैप पहना करता था, जीएसटी लगेगा, उन्होंने भी क्या करवाया, अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? जीएसटी लगेगा। सो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझा है। अभी मैं सारे बच्चों को आंसर्स पूछ रहा हूँ, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स मोर, और सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, और आपको खुद को पता चलेगा, मुझे पता चलेगा आपको क्या समझा है क्या नहीं समझा हुआ। चलो ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये क्वेश्चन का आंसर। वेलबी नर्सिंग होम हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन लीव ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन द सेम मंथ। बेटा ये नर्सिंग होम है, उनको सर्विस मिला हुआ है, बताओ किस पे जीएसटी चार्ज करना है नहीं करना। ठीक है, मुझे बताओ पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट फॉर टर्मिनली इल पेशेंट एट पेशेंट होम, पेशेंट होम। मतलब पैलिएटिव केयर का मतलब क्या होता है, जो लोगों की, मतलब जो पेशेंट को ठीक से चलने नहीं आता है, मतलब उनकी सर्वाइवल इज नॉट गारंटेड, सर्वाइवल इज नॉट गारंटेड। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि डॉक्टर खुद बोलते हैं फैमिली मेंबर्स को कि एक काम करो सर, हॉस्पिटल में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 महीने 5 महीने 6 महीने जब तक लाइफ है आप उसको घर पे बिठाओ, घर पे रखो, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दो, चाहिए तो मैं एक नर्स लगा देता हूँ वहां पे, वो सारा ध्यान दे देगी। उसको हम लोग बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो आपके हिसाब से जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? सारे बच्चे बताएंगे नहीं लगना चाहिए, वेरी गुड, चलो ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जल्दी जल्दी, नहीं लगना चाहिए, क्या बात है। हियर ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जल्दी 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 जल्दी, नहीं लगना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट इल्ड पेशेंट, जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट। यस किसके लिए बोला? यस हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज लगेगा, सॉरी सॉरी मैंने क्रॉस कर दिया, वेरी सॉरी, लगेगा। एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? आपने सारे बच्चों ने। नेत्रोपैथी, नेत्रोपैथी ट्रीटमेंट जो नेचर से होता है, जीएसटी लगेगा नेत्रोपैथी पे? नेत्रोपैथी पे नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। अभी नेत्रोपैथी क्या होता है, उन्ननी क्या होता है, होपफुली अगर आप किसी फैमिली डॉक्टर्स है उनसे अगर आप ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हो बियॉन्ड जीएसटी, तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम एंड गेट द नॉलेज फ्रॉम देम। प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर एनाटॉमी ऑफ अ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट, बेटा एक्सीडेंट हुआ, बेटा प्लास्टिक सर्जरी कराई, नो जीएसटी, वेरी गुड। So, Reiki healing treatment, such treatment is not recognized by the medical treatment. No, ठीक है, वेरी गुड। बेटा मॉर्चरी सर्विसेज क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू डेथ, ये शेड्यूल 3 में आता है, ये शेड्यूल 3 में आता है। आप बोलोगे सर शेड्यूल 3 क्या होता है? जो बच्चे ऑलरेडी सीए कर रहे हैं उनको पता होगा, सेक्शन 6 में शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में आता है, हम लोग जल्दी करेंगे नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, और आप सारे बच्चे करेक्ट हो, आपने 100% आंसर करेक्ट किया हुआ, देखो सारे के सारे आंसर्स करेक्ट है। तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ आपने हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छे से समझ ली है, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, मेरे को अच्छा लगा, आपने बहुत पेशेंटली चीजों को सुना है और समझा भी है करके। और अगर इसी तरह से पूरे के पूरे सेक्शंस अगर आप अच्छे से देखोगे, होपिंग दैट विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो हम लोग एक काम करेंगे, आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे, and we will continue in the next lecture. Bye for the day. Take care. Thank you very much.